बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राहुल लुकमान, योर साइंस टीचर। आज का जो साइंस का हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? तो जब हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को जो है सिंबल्स, फार्मूलाज और साइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स हैं, उनके दरमियान हम एरो लगाते हैं। तो इस तरह से जो ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फार्मूलाज और साइंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी मैंने डेफिनेशन लिखी है। केमिकल इक्वेशन is the representation of chemical reaction in terms of symbols, formulas and signs is called यानी कह दें कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स को जो है यानी एरोहेड के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। यानी हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट साइड ऑफ द एरो, यानी कि रिएक्टेंट्स को हम जो है वो लेफ्ट साइड पर, एरो के लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, और इसी तरह प्रोडक्ट्स को राइट साइड पर जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो एरो होता है, जैसे यहाँ पर भी मैंने एक केमिकल इक्वेशन जो है वो दिखाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, इसको भी मज़ीद हम डिस्कस करते हैं, और राइट साइड पर जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। अब वो बता रहा है कि ये जो एरो हेड है वो यानी ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है यानी लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को ये एरो हेड शो करता है। तो हम क्या कहते हैं कि एरो इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, यानी ये जो एरो की डायरेक्शन है आप किस तरफ रखते हैं? प्रोडक्ट्स की तरफ। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंसेस, और रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट चलकर प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद द सिंबल, यानी किसी एलिमेंट के एटम को जब आप लिखते हैं तो उसके साथ आप जो है यानी उसकी फिजिकल स्टेट के लिए सिंबल से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड के लिए आप एस डाल देते हैं, ठीक है। लिक्विड के लिए जो है जो है लिक्विड के लिए स्मॉल एल, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर एक्वस सोल्यूशन है यानी आबी महलूल है तो उसके लिए AQ लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट जो है वो गैसेस फेज में है तो उसके साथ आप G लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये सल्फर है, सल्फर का सिंबल S है। इसी तरह ऑक्सीजन का सिंबल जो है O है। यहाँ पर ऑक्सीजन चूँकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है तो ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। एरो हेड जो है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यानी एरो हेड के जो राइट साइड पर ये प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर बन रहा है सल्फर और ऑक्सीजन के रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने फुल नेम भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पर गैसेस स्टेट लिखी हुई है। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, पॉइजनस गैस है। इसी तरह सल्फर जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ पे S मैंने लिखा है। इसी तरह ऑक्सीजन भी गैसेस फेज में पाई जाती है, तो यहाँ पर G से इसे डिनोट किया, ठीक है। तो ये यानी केमिकल इक्वेशन भी हमने पढ़ी, उसके बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़े कि इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि ये जिंक है। जिंक क्या है? मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए इसके साथ मैंने S जो है वो यानी सिंबल लिखा है कि ये जिंक जो है ये मतलब सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, ये चूँकि एसिड है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लेंगे
तो AQ इसके साथ लिखेंगे। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। इस रिएक्शन में जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट। ये जिंक का सॉल्ट है, ठीक है, और जिंक सल्फेट ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये AQ लिखेंगे, आबी महलूल है। इसी तरह हाइड्रोजन चूँकि गैस है, रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के तौर पर, तो यहाँ पर मैंने G से शो किया है कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तो केमिकल इक्वेशन और उसके कुछ रूल्स के बारे में हमने पढ़ा कि उसको लिखा कैसे जाता है, कि इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और उसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन और इसी तरह जिंक सल्फेट फॉर्मेशन की जो है वो एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन के हवाले से पढ़ी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन को जब आप सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से लिखते हैं तो इसे तो कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर क्या एलिमेंट्स के जो एटम्स हमने लिखे हैं, क्या एटम्स के तादाद जो है यानी एरो हेड के दोनों तरफ जो है वो बराबर हैं या नहीं। तो इसमें दो किस्म की इक्वेशंस होती हैं, एक को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी जो टाइप है उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि हम कहेंगे कि केमिकल इक्वेशन के यानी दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एटम्स का बराबर होना, यानी अगर बराबर हों तो उस सूरत में हम उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड यानी राइट साइड पर भी यानी एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद अगर इक्वल नहीं है तो उसके इस किस्म की जो इक्वेशन है उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो उसके हम यहाँ पर रूल्स और मेथड पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड यानी क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर इक्वल ना ईच एलिमेंट और इक्वल यहाँ पे लिखेंगे कि अगर यानी दोनों तरफ एरो हेड के दोनों साइड्स पर अगर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, तो इस किस्म की इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है HCl प्लस NaOH, ठीक है, और इसी तरह एरो हेड के बाद प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो यहाँ पर NaCl बन रहा है और वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि NaOH का जो सोडियम यानी आयन है तो ये जनाब HCl के क्लोराइड आयन के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है और इस तरह से जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है और यहाँ पर जो रिमेनिंग आयन है हाइड्रोक्सिल आयन और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के यानी कितने एटम्स हैं, HCl में हाइड्रोजन के 1 एटम है, NaOH में भी हाइड्रोजन के 1 एटम है, तो टोटल हाइड्रोजन एटम 2 हो जाते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लोरीन के देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन के यानी एक ही एटम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड पर भी क्लोरीन का एक ही एटम है, इसलिए क्लोरीन भी बैलेंस है। अब हम देखते हैं सोडियम एटम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का एक ही एटम मौजूद है। इसी तरह NaCl में भी हम देखें कि सोडियम का एक ही एटम जो है वो मौजूद है। इस तरह से सोडियम भी बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम और H2O में भी आप देख रहे हैं कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी को अगर आप देखें कि द इक्वेशन केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल, इसमें हम कहेंगे आर इक्वल और अनबैलेंस में क्या कहेंगे, आर नॉट इक्वल। अगर दोनों साइड पर रिएक्टेंट साइड पर
और प्रोडक्ट साइड पर एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद अगर बराबर नहीं होगी तो दैट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी है। देखिए H2 + Cl2 जब हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ होता है तो यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बनता है, ठीक है, यानी HCl, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को देखना चाहें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन का एक ही एटम नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह जो है हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड हम कहेंगे। इसी तरह क्लोरीन के यहाँ पर चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में Cl2 में क्लोरीन हैज 2 एटम्स, लेकिन यहाँ पर HCl में क्लोरीन का एक ही एटम। इस तरह हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मैंने बताया कि बैलेंस करना ज़रूरी है, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना ज़रूरी है। उसके लिए एक मेथड हम यूज़ करते हैं जिसे क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस या मेथड कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर जो है यानी एलिमेंट के सिंबल से पहले कोएफिशिएंट को एडजस्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं, एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इसमें हम यानी स्टेप वाइज जो है नंबर ऑफ एटम्स को कोएफिशिएंट की मदद से क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। और ये प्रोसेस उस वक्त तक करते हैं कि जब तक तमाम एलिमेंट्स के तमाम एटम की तादाद जो है वो इक्वल ना हो जाए। ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग रूल्स, यानी वो कौन से रूल्स हैं जिसकी वजह से हम जो है वो किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 क्या है कि राइट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और फिर रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर जो है वो तमाम एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम, एक वक्त में एक एटम को आप क्या करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सुटेबल इंटीजर्स, जैसे मतलब हम 2, 4, ठीक है, 6, इस तरह से हम लगा के कोएफिशिएंट इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल को। रिपीट द प्रोसेस फॉर एलिमेंट 1 by 1, इसी तरह एक एलिमेंट से शुरू करेंगे और इस तरह से तमाम एलिमेंट्स को जो है इसी तरह से 1 by 1 जो है हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2, N2 या Cl2, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो, सबसे इन्हें जो है हम क्या करेंगे, एंड में यानी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है N2 + H2, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो अभी इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पर क्या है यानी हमें नज़र आ रहा है 1 एटम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे। इस वजह से जो है वो नाइट्रोजन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब हाइड्रोजन की यहाँ पर जो है वो 6 एटम्स हो गए, तो यहाँ पर हमें 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट लगेगा, 3 लगेगा, 3 to the 6। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो बैलेंस हो गए। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन को और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के बारे में रूल्स पढ़े, ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ी। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आपको पेश आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।